हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अब तो पीआरटी की आपकी प्री एडमिट कार्ड भी आ चुकी है, तो आप लोग को आपकी एग्ज़ाम डेट भी पता चल चुका होगा कि कब आपकी एग्ज़ाम है। तो इस टाइम पे जितना हो सके आप रिविज़न कीजिए। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसे सिर्फ रिवाइज करते रहिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक सारे चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अब हम रिवीजन करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इस टाइम में आपके दिमाग में आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अब समय नहीं है। 3 दिन बाद आपके कैसे पीआरटी की एग्जाम जो है वो शुरू हो जानी है। तो वो सारे पॉइंट्स जो है जो दिमाग में अभी आने चाहिए उन सभी को थोड़े फास्ट तरीके से हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो सौरमंडल, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी में सौरमंडल पढ़ा था। सौरमंडल है क्या, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो ये सूर्य हो गए, आपके ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड, इन सभी से क्या होता है? इन सभी से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। अब इसका मुखिया कौन होता है? सौरमंडल तो सभी चीज़ों से मिलकर इसका निर्माण होता है, लेकिन इसका मुखिया कौन होता है? यानी इसके केंद्र में जो है वो कौन रहता है? तो वो सूर्य रहता है। केंद्र में कौन रहता है? ये सूर्य जो है केंद्र में रहता है। क्लियर है? अब देखिए पृथ्वी। अब हमने क्या पढ़ा था? पृथ्वी पढ़ा था। अब पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एक ग्रह है। ये आप सब जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, तो ये एक ग्रह है। अब पृथ्वी जो है वो कैसी है? वो गोल है? नहीं, गोल नहीं है। पृथ्वी कैसी है? ये उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पे थोड़ी चपटी है। पृथ्वी कैसी है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है और मध्य में उभरी हुई है। क्लियर है? मध्य में ये उभरी हुई है। अब जो पृथ्वी है इसके सबसे नजदीक का तारा कौन है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है? तो ये है सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य। क्लियर है? अब सूर्य से पृथ्वी लगभग कितने किलोमीटर दूर है? सबसे नजदीक का तारा तो मान लिया हमने पृथ्वी का सूर्य है। अब इसके बीच की दूरी कितनी है? तो ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर इसके बीच की जो है दूरी है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। सबसे नजदीक का तारा कौन है पृथ्वी का? तो वो सूर्य है। क्लियर है यहां तक? अब देख लीजिए नक्षत्र मंडल। अब नक्षत्र मंडल क्या है? तो तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आप लोगों ने आसमान में देखा है तारों के आपके क्या नजर आते हैं? बहुत सारे तारे नजर आते हैं, उसमें बहुत सारी आकृति भी नजर आती है। आप लोग जब ऊपर देखोगे आकाश में तो आपको तारों की बहुत सारी आकृति नजर आएगी। आपको लगेगा ये तो पेड़ बना हुआ है, ये तो जानवर बना हुआ लग रहा है ना? नहीं, अगर समझ में आया हो तो आज आप लोग देख के एक बार ट्राई कीजिएगा कि रियल में आकृति आप लोग को नजर आएगी। तो वो जो आकृति जो दिखती है यानी जो नजर आती है ये क्या होता है? ये नक्षत्र मंडल होते हैं। क्लियर है? तारों के विभिन्न समूह द्वारा जो है वो बनाई जाती है बहुत सारी आकृति, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब जो अर्सा मेयर और बिग बियर जो है ये इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये यानी यही आकृतियों का बना हुआ एक आकृति जो नजर आती है उन तारों के बीच में, वो क्या है? अर्सा मेजर। और बिग बियर क्या है? इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछता है नक्षत्र मंडल अर्सा मेयर क्या है, तो ये नक्षत्र मंडल है, बिग बियर नक्षत्र मंडल है। तो इन दोनों नामों को ध्यान रखिएगा। अर्सा मेयर और बिग बियर जो है वो एक प्रकार का क्या है? वो एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। आपको क्लास के साथ ही रिवाइज करना है। अब अलग से इसके लिए टाइम मत निकाल के आप रखिएगा कि अलग से जाके हम रिवाइज करें इसको। नहीं, क्लास में साथ साथ रिवाइज कर लीजिए। ठीक है? तो नक्षत्र मंडल एक अर्सा मेयर है, एक बिग बियर है। अब क्या होता है? अब पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में लोग जो होते थे वो क्या करते थे? तो लोग जो थे रात्रि में दिशा का निर्धारण यानी दिशा का पता कैसे लगाते थे? तो वो तारों की सहायता से। पहले तो घड़ी तो नहीं होते थे या फिर आपका दिशा मापन यंत्र तो नहीं होता था, तो वो क्या करते थे? वो दिशा मापने के लिए तारों की सहायता से वो दिशा का पता लगाते थे रात्रि के समय।
क्लियर है। जो उत्तरी तारा होता था उत्तर दिशा को बताता था। अब उत्तरी तारा जो होता था वो क्या करता था, वो उत्तरी दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। उत्तरी तारा को क्या कहते हैं, उत्तरी तारा को ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा उत्तरी तारा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आसमान में हमेशा क्या होता था, एक ही स्थान पे रहता था। ये ध्रुव तारा जो है ये फिक्स्ड है कि ये जो है एक ही स्थान पे रहेगा, एक ही स्थान पे ये टिका रहेगा। अब इसी की सहायता से क्या होता था, दिशा का पता लगाया जाता था। तो अब जो सप्त ऋषि है, ये जो सप्त ऋषि है इसकी सहायता से क्या होता था, इस ध्रुव तारा का पता लगाया जाता था। सप्त ऋषि से क्या होता था, ये ध्रुव तारा जो होता है इसका पता लगाया जाता था। तो भाई सप्त ऋषि है क्या, सप्त ऋषि ये क्या है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्त ऋषि है। मतलब ये आसानी से, सप्त ऋषि क्या होता है, आसानी से पहचान में आने वाला एक नक्षत्र मंडल है, यानी कि सप्त ऋषि यानी 7 तारों का समूह। ये है 7 तारों का समूह है। ठीक है, जिसकी सहायता से ये जो ध्रुव तारा है इसका स्थान का पता लगाया जाता था, इसका पता लगाया जाता है। अभी ध्रुव तारा जो है एक जगह फिक्स्ड रहता है, ये चेंज नहीं होता, जगह अपना नहीं बदलता है ध्रुव तारा। क्लियर है। तो सप्तऋषि क्या हो गया, 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र अर्सा मेयर का ही भाग है। अब ये जो आपका सप्तऋषि है ना, ये अर्सा मेयर का ही एक भाग है। तो अब नक्षत्र मंडल का नाम बता दीजिए कौन कौन है। तो अर्सा मेयर, बिग बियर, सप्तऋषि अर्सा मेयर का ही एक भाग है। क्लियर है। अब सप्तऋषि की सहायता से क्या होता है, तो ध्रुव तारे का पता लगाया जा सकता है। अब ध्रुव तारा क्या होता है, तो ध्रुव तारा की सहायता से दिशा का पता लगाया जाता है। रात्रि के समय पहले के लोग, प्राचीन लोग जो है वो ध्रुव तारा की सहायता से दिशा का पता लगाते थे। अब ध्रुव तारा जो होता है यह स्थान परिवर्तन नहीं करता, यानी एक जगह पे ये अस्थिर रहता है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। नक्षत्र मंडल पूछेगा अर्सा मेयर और बिग बियर। ठीक है, अर्सा मेयर का भाग ही है सप्तऋषि। सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह। सप्तऋषि की सहायता से क्या होता था, ध्रुव तारों का पता लगाया जाता था। ध्रुव तारा क्या है, जिससे दिशा का निर्धारण होता है, यानी प्राचीन काल में दिशा का निर्धारण, दिशा का पता लगाया जाता था ध्रुव तारा की सहायता से। अब ध्रुव तारा जो होता है वो एक ही स्थान पे रहता था, इसलिए उसकी सहायता से पता लगाया जा सकता था। अगर ये स्थान बदलता तो पता नहीं लगा सकते, लेकिन ये एक ही स्थान पे स्थिर रहता है, तो उसकी वजह से ध्रुव तारा के कारण दिशा का पता लगाया जाता था। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए बृहस्पति। अब आप लोगों को तो ये तो पता होगा कि ग्रह जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार कैसे है। तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये तो आप सबको पता होगा। जो जानने वाली बात है, जो पृथ्वी है वो क्या है, आकार के हिसाब से पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है आकार के हिसाब से इसका 5वां स्थान है। और शुक्र है आपका, जो शुक्र है उसे क्या कहते हैं, शुक्र जो है उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। किसका, तो पृथ्वी का। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आकार और आकृति में जो है वो क्या होते हैं, वो पृथ्वी के ही समान होते हैं। किसे कहा जाता है जुड़वा ग्रह, तो शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आकार और आकृति में जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के जैसे ही है। क्लियर है। तो अब देख लीजिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर क्या होते हैं, चारों ओर इसके छल्ले लगे होते हैं। क्लियर है। किसके किसके चारों ओर छल्ले लगे होते हैं, एक बृहस्पति है। याद कैसे रखना है, आप लोगों को पता है ना, पहले क्या आ जाता है आपका, कौन सा ग्रह आ जाता है, बुध आ जाता है, शुक्र आ जाता है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका, पृथ्वी आ जाता है, मंगल आ जाता है ना, फिर आपका आता है बृहस्पति। अब बृहस्पति देख लीजिए, अब आपका बृहस्पति यानी कि ये जो सबसे बड़ा नाम है बृहस्पति है ना, बृहस्पति। उसके बाद क्या हो गया, शनि। बृहस्पति को पूजा करना चाहिए पीले वस्त्र पहन के, शनिवार को पूजा करने चाहिए ब्लैक कपड़े पहन के। अब फिर उसके बाद जो लास्ट बचा हुआ यूरेनस, इन सभी के चारों ओर छल्ले होते हैं। कैसे ध्यान रखेंगे, बृहस्पति को भाई तुम लोग पूजा कर रहे हो, पीले वस्त्र पहन के कर रहे हो, शनिवार को भी शनि ग्रह मंडरा रहे हैं तो क्या कर रहे हो, पूजा कर रहे हो ब्लैक कपड़े पहन के। यूरेनस लास्ट में है एक। तो इन चारों की तरफ क्या है, तो ये छल्ले लगे होते हैं। क्लियर है। अब आंतरिक ग्रह देख लीजिए, आंतरिक ग्रह और बाह्यग्रह। आंतरिक ग्रह क्या है, तो आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों से बने होते हैं। क्या होते हैं आंतरिक ग्रह, यानी कि सूर्य के नज़दीक होंगे। अब नज़दीक होंगे तो कैसे होंगे,
सूर्य के अगर नज़दीक किसी को रख दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तभी तो बर्दाश्त करेगा ना। अगर कमज़ोर होगा तो कहाँ से बर्दाश्त करेगा। तो आंतरिक ग्रह क्या है, सूर्य के नज़दीक है, अंदर है तो सूर्य के नज़दीक हो गया, और क्या हो गया, मजबूत है, यानी कि चट्टानों से बना हुआ है। अब आंतरिक ग्रह है कौन कौन, तो कौन है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, ये सब जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि सब इसके पहले के जितने भी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब क्या है, ये सब आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह है यानी कि सूर्य के नज़दीक है, यानी कि स्ट्रांग है, तभी तो सूर्य को बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी चट्टानों से बने हैं। अब बाह्य ग्रह, अब आंतरिक ग्रह जब आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो गए तो उनको छोड़ के अब सब आपके क्या होंगे, बाह्य ग्रह होंगे। तो अब जो बाह्य ग्रह होते हैं वो क्या है, तो ये सूर्य से दूर है। आंतरिक क्या है, सूर्य के नज़दीक है, और बाह्य ग्रह क्या है, ये सूर्य से दूर है। अब जब सूर्य से दूर है तो क्या होगा, क्या होगा, इन्हें तो चट्टानों की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सूर्य से दूर है। तो गैस और तरल पदार्थ से ये बने होंगे। ये किससे बने होंगे, गैस और तरल पदार्थ से। क्यों बने होंगे, क्योंकि ये पृथ्वी जो है सूर्य से दूर है, तो इसको बर्दाश्त नहीं करना पड़ रहा है जैसे आंतरिक ग्रह को बर्दाश्त कर, तो ये चट्टानों से नहीं बनेंगे, ये गैस और तरल पदार्थ होंगे। ये बहुत बड़े होंगे, बड़े होंगे ही, क्यों होंगे, क्योंकि ये बाह्य ग्रह है, सूर्य से दूर है, तो बड़े भी होंगे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए सॉरी, आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा तो ग्रह है नहीं, पृथ्वी आपका ग्रह है। चंद्रमा क्या है, ये एक उपग्रह है, एक उपग्रह है, यह पृथ्वी का सहचर है। चंद्रमा क्या है, ये पृथ्वी का सहचर भी है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी का सहचर है। अब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लग जाता है। अब चंद्रमा जो है लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा कितना दूर है पृथ्वी से, तो 3,84,400 किलोमीटर। कैसे याद रखना है, तो इतना ध्यान रखिएगा, लास्ट में तो 4 है आपका, 400 होगा, ठीक है, तो इधर भी 4 रहेगा। अब इसका डबल, ठीक है, 8 हो जाएगा। ये 4 और 4 जो लास्ट में आपके है, इसको ऐड कर देना है, यानी इसके पहले का अंक होगा 8। 3,84,400 किलोमीटर जो है वो दूर है। अब जो है आपका, ये तो आपका चंद्रमा दूर है। अब जो है अब जो आपकी प्रकाश की गति है, प्रकाश की जो गति है वो कितना प्रति सेकंड है, तो वो आपका 3 लाख है ना, आपका कितना है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। आपके प्रकाश का गति अगर पूछेगा, अगर पूछता है प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश की गति यानी प्रकाश की जो गति है, जिस स्पीड से प्रकाश जो है वो आती है, कितने गति से आती है, किस स्पीड से आती है, तो वो 3 लाख है। क्लियर है। अब चंद्रमा का कितना पूछेगा, चंद्रमा का दूरी पूछ दिया अगर, तो चंद्रमा लगभग कितना है, 3,84,400। क्लियर है। 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा दूर है, और प्रकाश की गति जो है वो कितनी है, तो 3 लाख किलोमीटर। क्लियर है। अब प्रकाश की जो गति है, जो सूर्य के प्रकाश की गति है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये 8 मिनट का, 8 मिनट का। अब सूर्य का प्रकाश जो आपकी यहाँ धरती पे पहुँचती है, उसको आने में कितना समय लगता है, तो वो केवल 8 मिनट लगता है। क्लियर है। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने क्या पढ़ा था पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी तो आप लोगों को पता है कैसी है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे कैसी है, थोड़ी चपटी है, मध्य में उभरी हुई है। शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं शुक्र को। क्यों, क्योंकि ये आकार आकृति में पृथ्वी के समान ही होती है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, चारों ये जो चारों होते हैं, इनके छल्ले लगे होते हैं। क्लियर है। छल्ले लगे होते हैं, कैसे याद रहेगा, बृहस्पति शनि तो आप सबको पता है। बृहस्पति में आप पूजा करते हो पीले वस्त्र पहन के, शनि में पूजा करते हो ब्लैक वस्त्र पहन के, तो इतना ही रखना। उसके बाद वाले जो और 2 है, सब मिला के क्या हो गए, सबके चारों ओर छल्ले लगे होते हैं। अब आंतरिक ग्रह आपने पढ़ा था, आंतरिक ग्रह में क्या पढ़ा था,
ये सूर्य के सबसे नज़दीक होगा। जब सूर्य के सबसे नज़दीक है यानी ज़्यादा इसे ताप बर्दाश्त करना पड़ेगा। ताप कौन बर्दाश्त करेगा? जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी कि ये चट्टानों से बना है। अब आंतरिक ग्रह है कौन? तो आपका बुध, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, ये तो आपका आंतरिक ग्रह है। अब उसके बाद का जितना भी है आपका, वो सब क्या हो गया? वो बाह्यग्रह है। अब बाह्यग्रह क्या है? ये सूर्य से दूर होगा। अब दूर होगा तो इसे मजबूत होने की ज़रूरत है नहीं, तो ये गैस और तरल पदार्थों से मिलकर बनी होगी। क्योंकि ये दूर है तो हल्की है। अब दूर होने के कारण क्या होगा? इसका साइज भी बड़ा होगा। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा आकाश में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? ये एक उपग्रह है। यह क्या करता है? पृथ्वी का सहचर भी है। चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का सहचर है। अब ये जो क्या करता है? ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने में इसे कितना समय लगता है? एक दिन में इसे 27 दिन में एक चक्कर पूरा करने में, ये 27 दिन जो है वो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। एक चक्कर को पूरा करने में उसे 27 दिन लग जाता है। अब चंद्रमा लगभग 3,84,400 किलोमीटर जो है दूर है। अब प्रकाश की जो गति है वो कितनी है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। अब सूर्य जो है उसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए विषुवत-वृत्त। अब विषुवत-वृत्त है क्या? तो यह एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। विषुवत-वृत्त है क्या? ये एक काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है? ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये आपका विषुवत-वृत्त है। क्लियर? ग्लोब को क्या कर रही है? 2 बराबर भागों में ये बांट रही है। अब जो पृथ्वी है, अब पृथ्वी को क्या होता है? अपने अक्ष में एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो इसे 24 घंटे का समय लगता है। ये अपने अक्ष पे कितना झुकी है? तो 23.1/2 डिग्री ये झुकी हुई है। और अपने कक्ष सतह पर पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। इसका जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्ष सतह से 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अपने कक्ष सतह से कितना कोण बनाती है? तो 66.1/2 डिग्री का ये कोण बनाती है। और झुकी कितना है? तो 23.1/2 डिग्री झुकी है। याद रखिएगा, अगर कोण का पूछता है तो 66.1/2 डिग्री का ये कोण बनाती है अपने कक्ष सतह से, और झुकने का बात पूछे तो 23.1/2 डिग्री। क्लियर है? अब प्रदीप्त वृत्त ये क्या है? तो प्रदीप्त वृत्त ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। किसे कहते हैं? जो दिन और रात को विभाजित करती है। क्लियर है? यानी कि ध्रुवों पर क्या होता है? 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने के क्या होती है? रात होती है। क्या है? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त यानी दिन और रात को विभाजित करता है, यानी कि आपका क्या होगा? 6 महीने के दिन होगी, ध्रुवों पर 6 महीना का दिन और 6 महीने की रात होगी। जैसे ये सूर्य है, क्लियर है? ये सूर्य है। अब ये जो पृथ्वी है ये घूम रही है, तो क्या होगा? इस भाग में क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें इस भागों में पड़ेगी, तो ये यहाँ पे दिन होगा, यहाँ दिन होगा, यानी 6 महीने की दिन होगी, 6 महीने की आपकी रात होगी। क्लियर है? और फिर जब पृथ्वी इधर आता है तो क्या होगा? अब ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे चला आएगा, यानी रात आपका यहाँ आया। अब इस पे जो है क्या होगा? इस पे सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो यहाँ पे 6 महीने की दिन होगी और यहाँ पे 6 महीने का आपका रात होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब ये है आपका ग्लोब, ये है आपका पृथ्वी, ठीक है। अब ये क्या है? ये विषुवत-वृत्त है, आप सभी को पता है ये विषुवत-वृत्त है। और ये जो है ये कर्क रेखा है, और ये क्या है? ये मकर रेखा है। अब जो सूर्य है वो यहाँ पे है। जब सूर्य मकर रेखा पे होगी, आपकी मकर रेखा पे जब सूर्य होगी तो क्या होगा? यहाँ ठंड पड़ेगा। मकर रेखा पे तो ठंड पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि पृथ्वी तो आपकी यहाँ है ना, कर्क रेखा पे है। आपकी पृथ्वी कहाँ है? आपकी पृथ्वी कर्क रेखा पे है और सूरज कहाँ है? यहाँ मकर रेखा पे है। तो क्या होगा? ठंड पड़ेगा, यानी 22 दिसंबर, याद रखिएगा 22 दिसंबर जो है वो ठंड पड़ता है। 22 दिसंबर आपका ठंड पड़ेगा। क्लियर है? क्या होता है? 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी ध्रुव जो है ये सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पे सूर्य की किरणें क्या होती है? सूर्य की किरणें मकर रेखा पे सीधी पड़ती है और इस समय जो है वो ठंड रहती है, यानी 22 दिसंबर को ठंड रहती है। अब सूर्य की किरणें कहाँ जाएगी? अब यहाँ हो गई, अब यहाँ से इस पे आएगी। आने में कितना समय लगता है? तो 4 मंथ का समय लगता है। ये आप लोग को पहले भी बताया गया है किस तरीके से। आप लोग नहीं देखे हो तो पहले की वीडियो में देख लेना। अक्षांश और देशांतर की जो क्लास हुई है उसमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा।
तो अब फिर यहाँ सूर्य आई तो कितना समय लगा, तो 4 मंथ का समय लगा, यानी ये दिसंबर में है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी अब यहाँ क्या हुआ, मार्च में यहाँ पे आ गया सूर्य। अब 21 मार्च को क्या होगा, 21 मार्च को क्या होगा, तो 21 मार्च सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। कहाँ पड़ेगी, विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ेगी। अब फिर यहाँ से यहाँ आने में सूर्य को कितना समय लगेगा, फिर 4 मंथ का लगेगा, यानी मार्च में यहाँ है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी जून में यहाँ आ जाएगी, कर्क रेखा पे आ जाएगी। अब जब कर्क रेखा पे आ जाएगी तो क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा भारत का है वो कर्क रेखा पे है, कर्क रेखा जो है हमारे भारत से गुजरती है। तो 21 जून क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म पड़ेगी, यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। अब उत्तरी गोलार्ध क्या होगा, वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, कब, 21 जून को। तो सूर्य की किरणें क्या होगी, कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, क्लियर है, सीधी पड़ती है। अब फिर यहाँ से यहाँ आएगा सूर्य, क्योंकि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, आप लोग को बताया गया यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, यही तीनों के बीच में सूर्य जो है ऊपर नीचे करती है, कर्क और मकर रेखा के बीचों बीच, ठीक है। तो क्या होगा, सूर्य फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ नीचे आने में कितना समय लगा, फिर 4 मंथ का लगा, 4 मंथ, यहाँ पे जून में था तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी सितंबर में क्या हो गया आपका, यहाँ विषुवत वृत्त पे आ गया, यानी 23 सितंबर को ये यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ आने में फिर वो 22 दिसंबर को आपका मकर रेखा पे रहेगा, क्लियर है। तो 21 जून को क्या होगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका रहता है, सूर्य की किरणें क्या होगी, कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है। और 22 दिसंबर को क्या होता है, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पे सूर्य की किरणें क्या होगी, मकर रेखा पे सूर्य की किरणें आपकी सीधी पड़ेगी, क्लियर है। अब 21 और 23 सितंबर को क्या होता है, 21 और 23 सितंबर को क्या होगा, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। अब ये विषुवत वृत्त है ना, तो 21 और 23 सितंबर को विषुवत वृत्त पे क्या होगी, ये सीधी पड़ेगी। और साथ ही क्या होगा, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। अब कोई भी ध्रुव, ये तो बीच में आ गई ना, तो कोई भी ध्रुव क्या होगा, ये सूर्य की ओर जो है वो नहीं झुका होगा, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन जो है वो बराबर होती है, यानी इसे विषुव कहा जाता है, इसे विषुव कहा जाता है। विषुव यानी कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात उस दिन जो है क्या होगी, आपकी बराबर होगी, जितने घंटे की रात उतने घंटे की दिन, यानी किस दिन होगी ये, तो 21 मार्च को होगी और 23 सितंबर की होगी, जब सूर्य जो है वो कहाँ रहेगा, आपके विषुवत वृत्त पे रहेगा, तो उसे विषुव कहते हैं। आपका दिन और रात जो है वो बराबर होता है, यानी कौन सा दिन, 21 मार्च हो गया और 23 सितंबर, इस दिन आपका दिन रात बराबर होगा, सूर्य आपकी विषुवत वृत्त पे रहेगी, किसी और झुकी नहीं रहेगी, क्लियर है। अब देख लीजिए आपका उष्णकटिबंधन, उष्णकटिबंधन क्या है, तो क्या होता है, कर्क और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार क्या होती है, दोपहर में ठीक ऊपर होती है, ठीक क्या होती है, ऊपर होती है। अब क्या होता है, कर्क और मकर रेखा के बीच क्या होगा, अक्षांश पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार सिर के ठीक दोपहर में क्या होगी, ऊपर होती है, इसलिए इस क्षेत्र में क्या होगा, सबसे अधिक उष्मा होती है और इसे उष्णकटिबंध क्षेत्र भी कहा जाता है, क्लियर है। अब आपका हो गया ये शीतोष्ण कटिबंध। अभी क्या होगा, अब सेम वही चीज, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है के बीच वाले क्षेत्र का तापमान जो है वो मध्यम रहता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध ये कहा जाता है। शीत कटिबंध भी आप लोग को पता है क्या होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और एवं उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र जो है ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें क्या होती है, अब इस जगह क्या होगा, सूर्य की किरणें क्षितिज पड़ेगी ना, डायरेक्ट तो पड़ेगी नहीं, तो क्षितिज पड़ रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे शीत कटिबंध होगा, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तबीयत उतनी सही नहीं चल रही है तो क्लास लंबा नहीं लिया जा रहा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।